Unacademy. Let's crack it. सीए फाइनल क्रैक करने के लिए राइट गाइडेंस, टाइम मैनेजमेंट स्किल और स्ट्रेटजी है सबसे इंपॉर्टेंट। और इन तीनों चीजों में आपकी हेल्प करूंगा मैं। हाय, मैं हूं सीए महेश गौर और आप शायद मेरे को मेरी बुक एग्जाम ट्रैकर या मेरे रिवीजन लेक्चर 3D एनिमेशन के लिए पहचानते हैं। मैं आ रहा हूं अनअकैडमी पर आपको सीए फाइनल क्रैक करने में हेल्प करने, जस्ट लाइक माई 47 लर्नर्स जो टॉप रैंकर्स हैं। अनअकैडमी को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सपनों की उड़ान पूरी कीजिए मेरे लाइव क्लासेस के साथ। अकेडमी के प्लस कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसका फायदा क्या क्या है? अगर आप लाइव सेशन अटेंड करते हो तो आपको इंटरेक्टिव लाइव सेशन मिलेंगे और मान लीजिए कि कभी कोई भी लेक्चर आपका मिस हो गया तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल रहेगी और आप कितनी भी बार उसे देख सकते हैं। आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन रेगुलर बेसिस पे होते हैं जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। उसके अलावा हमारा 19 मई से सुपर ओवर बैच शुरू होने वाला है। सुपर ओवर बैच जो है वो नवंबर 21 अटेम्प्ट के लिए सीए फाइनल सेकंड ग्रुप के लिए, जिसमें हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में पूरा सब्जेक्ट जो है फास्ट ट्रैक मोड में कवर करेंगे और साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ताकि प्रैक्टिस कर सकें। तो ये एक प्रैक्टिस बैच की तरह रहेगा हमारा। इसमें आईडीटी जो है मैं लेने वाला हूँ और बाकी के और भी प्रोफेसर हैं जैसे सचिन गुप्ता सर कॉस्टिंग एंड दुर्गे सिंह सर डायरेक्ट टैक्स लेने वाले हैं। तो मिलते हैं हम हमारे सुपर ओवर बैच में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। दोस्तों, हमारा रैपिड रिवीजन में अगला टॉपिक है ई वे बिल। ई वे बिल, ई वे बिल क्या होता है? ई वे बिल एक डॉक्यूमेंट होता है बेटा, जब कभी गुड्स का मूवमेंट होता है। जैसे कि ये गुड्स है मेरा जो मुंबई में रखा हुआ है, मैं ये गुड्स दिल्ली के किसी पर्सन को सेल करता हूँ, सप्लाई करता हूँ, ट्रांसफ़र करता हूँ या उनको देता हूँ, चाहे वो पर्सन मेरा जॉब वर्कर हो, चाहे वो पर्सन को मैंने माल बेचा हो, चाहे वो मेरा एजेंट हो, बट मुझे यहाँ से वहाँ पे गुड्स भेजना होगा। तो जब ये गुड्स का मूवमेंट होता है तो गुड्स किसी ना किसी मोड से जाएगा, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन मोड कोई भी हो सकता है, वो जीटीए के थ्रू जा सकता है, वो रेल के थ्रू जा सकता है। तो जब कभी भी गुड्स मैं अगर मुंबई से दिल्ली भेज रहा हूँ तो मुझे उस वक्त एक ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है जिसमें गुड्स की डिटेल वगैरह रहती है, बराबर है। तो बेटा वो ई वे बिल जनरेट कब होता है, कैसे होता है, कौन करता है, बराबर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले रिवीजन लेक्चर में। वही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट, ई वे बिल कब जनरेट होता है? बेटा ई वे बिल के लिए याद रखना मूवमेंट ऑफ गुड्स। जब गुड्स का मूवमेंट होता है तो ई वे बिल जनरेट होता है। क्या सर हर गुड्स के लिए करना पड़ता? नहीं बेटा, कुछ गुड्स के लिए एग्जाम्प्ट होता है, बट बाकी सब गुड्स के लिए अगर ई वे बिल जनरेट करना पड़ता तो याद रखना वो तभी करना पड़ेगा जब उनकी वैल्यू गुड्स की वैल्यू मोर देन 50,000 है इंक्लूसिव जीएसटी। इसका मतलब ध्यान से सुनिए कि अगर कोई गुड्स है जो मैं यहां से दिल्ली भेज रहा हूं या मुंबई से पुणे भेज रहा हूं और उस गुड्स की वैल्यू है 49,000 प्लस जीएसटी का अमाउंट जोड़ने से वो 50,000 क्रॉस हो जाता, तो उसके लिए भी मुझे ई वे बिल बनाना पड़ेगा, बराबर है। तो इंक्लूसिव जीएसटी आपको वैल्यू देखनी है, अगर 50,000 से ज़्यादा है तो आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ई वे बिल जरूर नहीं कि सेल के टाइम ही जनरेट हो, सेल हो, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, स्टॉक ट्रांसफर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब कुल शॉर्ट इतना याद रखो, जब भी गुड्स का मूवमेंट होता है ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा अगर गुड्स की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा हो रही इंक्लूसिव जीएसटी। हाँ, दो केस ऐसे हैं बेटा, दो एक्सेप्शन ऐसे हैं जिनमें गुड्स की वैल्यू अगर ₹1 भी है तब भी आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। वो दो केस कौन से हैं? वो दो केस है इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय द प्रिंसिपल टू द जॉब वर्कर। ये मेरे जॉब वर्कर है जो पुणे में रहते हैं, मैं मुंबई में रहता हूँ, बराबर है। मैं इनको अगर भेज रहा हूँ, मैं इनको अगर माल भेज रहा हूँ जिसकी वैल्यू 10,000 है तो ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 50,000 से कम है वैल्यू, बराबर है। ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर ये पुणे में ना होकर के ये दिल्ली में रहते और गुड्स की वैल्यू 10,000 है तो ई वे बिल मुझे जनरेट करना पड़ता, क्योंकि इन्होंने वर्डिंग्स यूज की इंटर स्टेट ट्रांसफर। अगर प्रिंसिपल अपने जॉब वर्कर को इंटर स्टेट ट्रांसफर कर रहा है गुड्स का तो ई वे बिल कंपलसरी जनरेट करना, चाहे उसकी वैल्यू कितनी भी हो, बराबर है। बट इंटर स्टेट कर रहा तो 50,000 की वैल्यू से ज़्यादा होगा तो ई वे बिल बनाएगा। या इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स। हैंडीक्राफ्ट गुड्स, जो हैंडीक्राफ्ट वाले लोग होते हैं जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स में डील करते हैं, वो उन लोगों के लिए एक एग्जम्पशन लिमिट होती है, बराबर है। तो अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं, वो एग्जम्पशन है, एग्जम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी रजिस्ट्रेशन। उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया कि उनके लिए लिमिट होती है, जैसे कि 20 लाख क्रॉस होने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन लेना मान लो, तो वो जब तक लिमिट क्रॉस नहीं होगी उनकी तब तक उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया होगा। तो वो लोग अगर इंटर स्टेट मूवमेंट करें गुड्स का और वैल्यू 50,000 से कम है तब भी उनको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है ई वे बिल जनरेट कैसे हो सकता है? वेबसाइट पर जाकर के आप कर सकते हो, एंड्रॉयड ऐप के थ्रू कर सकते हो। ये एंड्रॉयड ऐप याद रखना बेटा गूगल प्ले स्टोर में नहीं मिलती है, बराबर है।
ये आपको पोर्टल से डाउनलोड करनी पड़ती है। एसएमएस बेस्ड जनरेशन होता है, एक्सेल बेस्ड जनरेशन होता है। एक्सेल बेस्ड क्या होता है, जैसे मान लो मैं एक ट्रांसपोर्टर हूँ और मुझे 10-15 लोगों का माल लेकर के जाना ट्रक में, 10-15 ई वे बिल जनरेट करने एक साथ, बल्क जनरेशन जिसको बोलते हैं, तो फिर मैं एक्सेल बेस्ड अपलोड करता हूँ बल्क जनरेशन के लिए, ई वे बिल के लिए। ओके, अगर मान लो कि मैंने कोई ई वे बिल जनरेट किया, बराबर उसमें कोई इन्फॉर्मेशन डाली, वो इन्फॉर्मेशन गलत हो गई, तो मैं ई वे बिल कैंसिल कर सकता हूँ विद इन 24 आवर्स। बराबर है, जो भी ई वे बिल जनरेट करता है वो कैंसिल कर सकता है। सर ई वे बिल जनरेट कौन करता है? सप्लायर करता है, रिसिपेंट करता है, ट्रांसपोर्टर करता है। बेटा अलग अलग केस में अलग अलग करते हैं, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे नेक्स्ट आता है कि मान लो मैं जब ई वे बिल की कोई डिटेल अपलोड करता हूँ और मैं बोलता हूँ भाई XYZ पर्सन को ये माल जाएगा, और ये सारी डिटेल है, और मान लो डिटेल कुछ गलत है, मेरी नोटिस में नहीं आती है बट रिसिपेंट की नोटिस में वो आ जाती है, और रिसिपेंट अगर रजिस्टर्ड है तो वो उस केस में उस ई वे बिल को रिजेक्ट कर सकता है अपनी तरफ से विद इन 72 आवर्स में। द रिसिपेंट कैन रिजेक्ट द ई वे बिल विद इन 72 आवर्स ऑफ जनरेशन। और एक अलर्ट मैसेज जो होता है वो जनरली SMS के थ्रू आता है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं इतना। नेक्स्ट आते हैं ई वे बिल कौन जनरेट कर सकता है, तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लोग हैं बेटा। जरा सिचुएशन देखते हैं। पहला, रेल वेसल्स और एयर के थ्रू अगर कोई भी गुड्स भेज रहे हो आप, और गुड्स ट्रांसपोर्ट कौन करता है? गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन। मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मैं GST में रजिस्टर्ड हूँ, मैं सप्लायर हूँ, मैं गुड्स भेज रहा हूँ दिल्ली में इन भाई साहब को, बराबर है, और वो गुड्स रेल वेसल्स या एयर के थ्रू जा रहा है। ओके, जरूरी नहीं कि मैं ही जनरेट करूँ, बराबर है, ये भाई साहब ये ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं, बट गुड्स का जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो क्या है? रेल वेसल्स एयर। उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन ई वे बिल जनरेट करेगा। मैं रजिस्टर्ड हूँ तो मैं जनरेट करूंगा, ये रजिस्टर्ड तो ये कर सकते हैं, और दोनों ही रजिस्टर्ड तो कोई भी जनरेट कर सकता है जो भी मूवमेंट करवा रहा है गुड्स का। ओके, नोट इन केस ऑफ रेलवे, रेलवे के केस में जब गुड्स का मूवमेंट हो तब ई वे बिल जनरेट करना जरूरी नहीं है, बट जब गुड्स की डिलीवरी हो रही है उससे पहले हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, ये मुंबई, ये मालगाड़ी दिख रही है आपको मेरे पीछे, इससे मैं दिल्ली माल भेज रहा हूँ। गुड्स आज 1 जुलाई को यहाँ से रवाना हो रहा है, मैं आज ई वे बिल नहीं भी बनाऊंगा तब भी चलेगा। गुड्स 4 जुलाई को दिल्ली पहुँच जाएगा, दिल्ली में ये भाई साहब डिलीवरी लेने जाएंगे दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। इनको डिलीवरी देगा नहीं डिपार्टमेंट, वहाँ पे रेलवे डिपार्टमेंट डिलीवरी नहीं देगा जब तक ई वे बिल नहीं होगा। तो ई वे बिल मुझे डिलीवरी के टाइम पे या उससे पहले कभी भी जनरेट करना पड़ेगा, रेल के केस में खाली। बट मूवमेंट के लिए जरूरी नहीं कि मूवमेंट के लिए ई वे बिल जनरेट करना पड़े रेल के लिए, बट GTA वगैरह के लिए मूवमेंट के लिए भी ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है। तो इधर देखो, ई वे बिल इन केस ऑफ रेलवे नॉट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ मूवमेंट बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जरूरी है, बराबर है, शुड बी जनरेटेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट आता है केस 2, ई वे बिल नॉट जनरेटेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन। मैं ई वे बिल जनरेट नहीं करता, एंड गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर। अब ये GTA ट्रांसपोर्टर है, मैंने इनको गुड्स दिया, मैंने कहा भाई साहब ये पकड़ो, ये माल आपको लेकर के जाना है दिल्ली। उन्होंने बोला कि आप ई वे बिल जनरेट करोगे, मैंने कहा भाई साहब मैं ई वे बिल जनरेट नहीं करना चाहता, मैं ई वे बिल जनरेट नहीं करना चाहता, तो उस केस में ट्रांसपोर्टर ई वे बिल जनरेट करेगा, बराबर है। नेक्स्ट आता है आपको, मूवमेंट ऑफ गुड्स इज कॉज्ड बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन। मान लो जो गुड्स का मूवमेंट है वो कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन करवा रहा है, बराबर है, जो GST में रजिस्टर्ड ही नहीं है, तब कई लोगों का मानना है कि ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं होती। बेटा ई वे बिल तब भी जनरेट होगा, बराबर है। अनरजिस्टर्ड पर्सन और ट्रांसपोर्टर में एट देयर ऑप्शन जनरेट ई वे बिल। अनरजिस्टर्ड पर्सन खुद ई वे बिल जनरेट कर सकता है, बट अभी प्रैक्टिकली क्या है कि वहाँ पे डिटेल मांगती है, इसलिए रजिस्टर्ड पर्सन ही करते, तो इस केसेस में जनरली ट्रांसपोर्टर ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। बट आपके एग्जाम के लिए आपको दोनों याद रखने हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन भी कर सकता है, ट्रांसपोर्टर भी कर सकता है। नेक्स्ट, गुड्स आर सप्लाइड बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन। मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ बट ये रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो रिसिपिएंट जो है वो ई वे बिल जनरेट कर सकता है जो रजिस्टर्ड पर्सन है ना। ये पार्ट ए, ई वे बिल के 2 पार्ट होते हैं बेटा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जनरली क्या होता है, जो सप्लायर होता है गुड्स का वो सारी डिटेल डाल देता है, उसमें क्या क्या डिटेल होती है, प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या है, डॉक्यूमेंट नंबर मतलब इनवॉइस वगैरह की डिटेल वगैरह, वो डॉक्यूमेंट की डेट होगी, गुड्स की वैल्यू होगी, वो सब डिटेल में अपलोड कर दूंगा। फिर एक पार्ट बी होता है, जब तक पार्ट बी जनरेट नहीं होगा तब तक ई वे बिल जनरेट हुआ नहीं माना जाता है। जिस दिन पार्ट बी फिल किया जाता है तो ये माना जाता है ई वे बिल जनरेट हो गया, बराबर है। पार्ट बी में आपको जनरली क्या डालना पड़ता है, व्हीकल नंबर वगैरह वो डालना पड़ता है, बराबर है। वो व्हीकल नंबर भी, ट्रेन का तो कोई व्हीकल नंबर होगा नहीं, तो इसका मतलब जब बाई रोड जाता है तो वो डिटेल डालनी पड़ती है। ओके ना, फॉर्म एंड वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल। फॉर्म एंड वैलिडिटी से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, सॉरी फॉर्म एंड वैलिडिटी यहाँ पे गलत आ गया, यहाँ पे आ जाएगा ई वे बिल नॉट रिक्वायर्ड, ई वे बिल। एक केस ऐसा है जिसमें ई वे बिल की जरूरत नहीं होती, वो केस कौन सा होता है जरा समझना। अगर आप ट्रांसपोर्टर के वहाँ पे माल लेकर के जा रहे हो, उसकी वैल्यू अगर 50,000 से ज़्यादा है, कितना 50,000 से ज़्यादा है, और आप अपने ही सिटी के किसी ट्रांसपोर्टर के पास गुड्स लेकर के जा रहे हो, जैसे कि ये
मेरा बिजनेस प्लेस ऑफ बिजनेस है मुंबई में, और ये ट्रांसपोर्टर है, मैं इनको पास गुड्स लेकर के जा रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए कि भाई गुड्स को दिल्ली भेजना है, बराबर है, और इनका जो डिस्टेंस है वो अप टू 50 किलोमीटर ही, उससे ज़्यादा नहीं है। तो उस केस में मुझे ई वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब पार्ट बी फिल करने की ज़रूरत नहीं होती। पार्ट बी फिल होता है तो ही ई वे बिल जनरेट होता है, तो पार्ट बी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है, इस ट्रांसपोर्टर ने फिर गुड्स को भेज दिया दिल्ली। ये दिल्ली में ये ट्रांसपोर्टर का ऑफिस है। यहाँ से ये ट्रांसपोर्टर जो मेरा क्लाइंट है, बराबर, जो मेरा कस्टमर है, उस कस्टमर को डिलीवरी देगा। तो ये जो दिल्ली का ट्रांसपोर्टर कस्टमर के प्लेस तक जाता है, प्लेस ऑफ बिजनेस तक, वो डिस्टेंस भी अगर अप टू 50 किलोमीटर है तो ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं होती है इस ट्रांसपोर्टर को, क्योंकि यहाँ पे कन्वेंस चेंज हो जाता है, दूसरे मोड से वो भेजते हैं कस्टमर के पास में गुड्स, बराबर है। तो वहाँ पर उस केस में भी ई वे बिल जनरेट नहीं होगा। तो ये कब होता है, जब आप ट्रांसपोर्टर के पास लेकर के जाते हो, या ट्रांसपोर्टर जो होता है वो अपने ऑफिस से आपके पास में लेकर के आता हो, डिस्टेंस 50 किलोमीटर तक का है, तो ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, बराबर है। तो उस केस में पार्ट बी फिल नहीं करना पड़ता। ये पूरा एक एग्जांपल से यहाँ पे समझाया गया है। नेक्स्ट आता है फॉर्म। कौन कौन से फॉर्म ई वे बिल के होते हैं? ई वे बिल के 4 फॉर्म आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ई वे बिल 01 जो ई वे बिल का फॉर्म होता है, ई वे बिल 02 ये कंसोलिडेटेड ई वे बिल होता है। कंसोलिडेटेड ई वे बिल जनरली क्या ट्रांसपोर्टर इशू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, मैं जीटीओ मान लो, ये मेरा ट्रक खड़ा है और इस ट्रक में देखो एक खूब सारा माल रखा हुआ, वो अलग अलग लोगों का है। अब ये गुड्स मेरे को लेकर के जाना है, तो मुझे एक साथ इन सब लोगों के ई वे बिल जनरेट करने पड़ेंगे, क्योंकि सब के सब अनरजिस्टर्ड है। मान लो सप्लायर सारे अनरजिस्टर्ड है, तो ई वे बिल मैं जनरेट करूंगा तो मैं क्या बल्क जनरेशन करता हूँ, उसके लिए ई वे बिल 02 फॉर्म यूज किया जाता है। ई वे बिल 03 क्या होता है, जब मेरा ट्रक जा रहा है तो रास्ते में ये कस्टम ऑफिसर है, इन्होंने मेरे ट्रक को रोक दिया। जब इन्होंने ट्रक को रोका तो ट्रक को रोकने के बाद ये इंस्पेक्शन वगैरह करता, तो वो इंस्पेक्शन की एक रिपोर्ट इनको सबमिट करनी पड़ती है। इनको अगर डाउट होता है कि मेरे ट्रक में कुछ ऐसा गुड्स है जिसके लिए मैंने ई वे बिल या डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं बनाया है, या गुड्स की वैल्यू प्रॉपर डिक्लेयर नहीं की है, या टैक्स की चोरी कर रहा हूँ, तो उस केसेज में ये जो इंस्पेक्शन करेंगे उस इंस्पेक्शन की एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे। वो रिपोर्ट सबमिट होती है ई वे बिल 03 में। अगर मेरे ट्रक को कहीं पे भी रोका गया और 30 मिनट से ज़्यादा के लिए रोका गया, 30 मिनट से ज़्यादा के लिए अगर किसी ऑफिसर ने, जीएसटी ऑफिसर ने मेरे ट्रक को रोका है, तो मुझे इसकी डिटेल सबमिट करनी पड़ती है, बराबर। उसकी डिटेल, इसका एक स्टेटमेंट देना पड़ता है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है ई वे बिल की वैलिडिटी का, किस पर्टिकुलर टाइम तक ई वे बिल वैलिड रहेगा। अगर मुझे 2-2 दिन तक अगर यूँ जीएसटी ऑफिसर रास्ते में रोक लेगा, तो मैं अपने उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर जो वैलिडिटी पीरियड होता है ई वे बिल का, मैं अगर नहीं पहुँच पाया सामने वाली जगह पर, तो उस केस में मैं फंस जाऊँगा। तो मैं क्या करता हूँ, 30 मिनट से ज़्यादा मुझे अगर कोई भी जीएसटी ऑफिसर रोकता है, बराबर है, मेरे ट्रक को डिटेन, मेरे व्हीकल को डिटेन करता, तो उस केस में मैं उनकी वो प्रॉपर रिपोर्ट बना करके प्रॉपर स्टेटमेंट में लिखूंगा कि मेरा ट्रक को इस पर्टिकुलर लोकेशन में इस पर्टिकुलर ऑफिसर ने इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रोका था, ताकि मेरी जो वैलिडिटी है वो आसानी से बढ़ सके बाद में। तो वो ई वे बिल 04 में मैं अपलोड करूंगा। डिटेल्स बाय ट्रांसपोर्टेड व्हीकल्स डिटेन फॉर मोर देन 30 मिनट्स। वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल, ई वे बिल की वैलिडिटी अप टू 100 किलोमीटर 1 डे होता है इन केस ऑफ अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो। डायमेंशनल कार्गो क्या होता है, ये बड़े बड़े ट्रक दिख रहे हैं जिसमें 10-12 पहिए रहते हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रक बहुत धीरे धीरे चलते हैं, 12-15-20 पहिए लगे रहते हैं, ये डायमेंशनल कार्गो होते हैं, बराबर है। ये अदर देन डायमेंशनल कार्गो नॉर्मल ट्रक वगैरह जो होते हैं आपके, बराबर, ये ट्रक वगैरह, ये अदर देन डायमेंशनल कार्गो है। तो ट्रक वगैरह के थ्रू अगर मैं माल भेज रहा हूँ कहीं पे, तो अगर 100 किलोमीटर तक की दूरी है, तो एक दिन तक वो ई वे बिल वैलिड होगा। मान लो मैं यहाँ से जयपुर माल भेज रहा हूँ, जयपुर की दूरी 950 किलोमीटर है, तो 10 डेज तक ई वे बिल जो है वैलिड होगा। सर 10 डेज तक क्यों? एवरी 100 किलोमीटर 1 डे होता है, और पार्ट ऑफ द 100 किलोमीटर भी 1 डे होगा। तो 950 किलोमीटर अगर है, तो उसमें से 900 किलोमीटर तक 9 डेज, और 50 किलोमीटर्स तक 1 डे होगा, बराबर है। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है, इसके बाद में आगे चलते हैं, मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट 1 लेग इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट बाय शिप। ये मल्टी मॉडल शिपमेंट का क्या कहना चाहता है? मान लो मैं यहाँ से चेन्नई माल भेज रहा हूँ, मैं कहाँ, दिल्ली में हूँ। अब दिल्ली से गुड्स पहले जाएगा मुंबई पोर्ट पर, मुंबई पोर्ट से गुड्स जाएगा चेन्नई। तो यहाँ पर ये दिल्ली से माल गया है, देखो मुंबई पोर्ट पे जो शिप दिख रहा है, इस शिप से माल चेन्नई जाएगा। तो एक लेग बीच में वेसल्स की आ गई, शिप की आ गई। उस केस में फिर जो ये बोला गया 100 किलोमीटर पर डे, वो 100 किलोमीटर पर डे नहीं होगा, वो होगा 20 किलोमीटर पर डे। क्या होगा? 20 किलोमीटर पर डे। ओके, क्योंकि शिप ट्रक की स्पीड से, ट्रेन की स्पीड से नहीं जाते हैं कभी भी, बराबर है।
तो उस केस में उन्होंने क्या बोला कि भाई वैलिडिटी बढ़ा दो, तो वैलिडिटी 100 किलोमीटर पर डे की बजाय 20 किलोमीटर पर डे रखो। तो 20 किलोमीटर पर डे कब होता है वैलिडिटी, इधर देखो, हैवी डायमेंशनल कार्गो होगा जिनके 20-25 टायर होते हैं, इनके केस में, या जब भी आप माल भेज रहे हो जिसमें से 1 लेख कम से कम वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन में आ रहा है, बराबर है। जैसे मुंबई से दिल्ली तो ट्रक से गया, बट दिल्ली से मुंबई तो ट्रक से गया, बट मुंबई से चेन्नई वेसल से जा रहा है, तो उस केस में 20 किलोमीटर पर डे वैलिडिटी पीरियड होता है, या एक दिन, या पार्ट ऑफ द 20 किलोमीटर भी एडिशनल 1 डे होगा। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं वैलिडिटी। वैलिडिटी जो होती है बेटा वो मानी जाती है कि जिस दिन ईवे बिल जनरेट होता है, जैसे मान लो आज तारीख है 20 जुलाई 2020 मानते हैं, और मैंने 3 PM को ईवे बिल जनरेट किया, बराबर है, तो ये माना जाता है एक तरह से सेम डे की रात को 12 बजे मैंने जनरेट किया, क्योंकि इसका 1 डे एक्सपायर कब होता है, 1 डे विल बी एक्सपायर्ड कब, ऑन 21st 22nd की मिडनाइट, मतलब 12 AM, रात के 12 बजे, मतलब 21 की रात के 12 बजे और 22 शुरू होगी उसके बाद में, तो उस दिन एक दिन कंप्लीट हुआ ये माना जाएगा। तो इसका मतलब मैंने जो आज 3 बजे ईवे बिल जनरेट किया वो आज के रात के 12 बजे तक का एडिशनल टाइम मुझे मिला है। तो हमेशा ईवे बिल जो है उसकी काउंटिंग होती है मिडनाइट 12 से, नेक्स्ट मिडनाइट 12 एक दिन, ऐसे माना जाता है, बराबर है। तो ये एडिशनल टाइम पीरियड मुझे मिलता है यहाँ पर, ये इसका एक एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे दिया है। ओके, नेक्स्ट आता है बिल टू शिप टू मॉडल। बिल टू शिप टू मॉडल का मतलब क्या होता है, इधर देखो, मैं माल जो है मैं डायरेक्शन देता हूँ, इधर देखना, ये भाई साहब है दिल्ली के, मैंने इनको फ़ोन करके बोला, ये भाई साहब है मिस्टर ए, मैंने इनको फ़ोन करके बोला दिल्ली के मिस्टर ए को, और मैं मुंबई का हूँ, मैंने इनको फ़ोन करके बोला दिल्ली के मिस्टर ए को कि सूरत के मिस्टर बी को माल भेज दो, बराबर, डायरेक्शन मैंने दिया है। अब क्वेश्चन है कि इस केस में ईवे बिल कौन जनरेट करेगा, मैं करूँगा या ये करेंगे। तो मेरे डायरेक्शन पे अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, बराबर है, उस केस में ईवे बिल मैं भी जनरेट कर सकता हूँ, ये भी कर सकते हैं, बट दोनों में से कोई एक ही करेगा, दोनों एक साथ ईवे बिल जनरेट नहीं कर सकते। ओके, ना इसको होता है बिल टू शिप टू मॉडल। ना नेक्स्ट आते हैं ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर कन्वेंस। मान लीजिए कि मुझे अपना कोई गुड्स है, वो मुझे यहाँ से मुंबई से दिल्ली भेजना है, कहाँ, मुंबई से दिल्ली भेजना है, चलो मेरा नहीं, आपका कोई गुड्स है, आपको मुंबई से दिल्ली भेजना है, मैं कौन हूँ, ट्रांसपोर्टर, आप मेरे पास में आए, आपने आकर के बोला मुझे मिस्टर गॉड हमको ये माल दिल्ली भेजना है, मैंने कहा सर पहुँच जाएगा माल, आपने बोला कितना टाइम लगेगा, कैसे लगेगा, मैंने आपको डिटेल दे दी, मैंने कहा सर 6 दिन लगेंगे, 6 दिन में आपका माल दिल्ली पहुँच जाएगा। आपने बोला ओके ओके, बोलो, आपने बोला इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है, मैंने कहा सर मेरा माल यहाँ से पहले जाएगा जयपुर, अब ये ट्रक मेरा मुंबई से निकलेगा, ये जयपुर पहुँचेगा, जयपुर में एक दूसरा ट्रांसपोर्टर है, हम उसके ट्रक में माल डाल करके दिल्ली भेजवाएंगे, क्योंकि हमारा ट्रक डायरेक्ट जयपुर नहीं जाता है, बराबर है। अब यहाँ पे देखो मैं जीटीए हूँ, बराबर है, अब आपका माल 2 कन्वेंस से होकर के दिल्ली पहुँचेगा, तो ईवे बिल क्या 2 बनाने पड़ेंगे, बिल्कुल नहीं। इस केस में ईवे बिल कैसे होगा, आप ईवे बिल का पार्ट ए फिल करके हमारे को दे देते हो, मैं उसमें पार्ट भी फिल करता हूँ, जिस दिन पार्ट भी फिल करते हैं वैलिडिटी वहीं से शुरू होती है, याद रखना। मैंने पार्ट भी फिल किया, आपने मुझे मान लो 1 जुलाई 2020 को आपने मुझे पार्ट ए फिल करके दे दिया, बराबर है। मैंने 3 जुलाई को मेरा ट्रक निकल रहा था दिल्ली के लिए, जयपुर के लिए, तो 3 जुलाई को मैंने आपका पार्ट भी फिल किया, बराबर है। अब पार्ट भी मैंने फिल किया तो ये माना जाएगा वैलिडिटी 3 जुलाई से शुरू होगी। ओके, अब इधर देखना, जैसे ही मेरा माल आपका माल, मेरा ट्रक लेकर के जयपुर पहुंचा, जयपुर के अंदर ये है मिस्टर राकेश जो है, अब उनका ट्रक माल लेकर के आगे जाएगा, तो अब मैंने पार्ट बी में मेरे ट्रक की डिटेल, मेरा व्हीकल का जो नंबर है वो डाल रखा है, रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे व्हीकल का डाल रखा है। अब यहाँ पर क्या नया ईवे बिल बनेगा, नया ईवे बिल नहीं बनेगा, खाली पार्ट बी अपडेट होगा। ये जो मिस्टर राकेश है वो पार्ट बी को अपडेट करेंगे, वहाँ पर वो अपने व्हीकल की डिटेल वगैरह अपलोड कर देंगे और फिर वो माल दिल्ली चला जाएगा। तो नया ईवे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पर। ओके, एक ईवे बिल चलता है, खाली पार्ट बी में डिटेल अपडेट करनी पड़ती है। ये एक एग्जाम्पल से समझाया उसको यहाँ पर, वो देख लेना आप जो मैंने लिया अभी। नाउ एग्जम्पशन फ्रॉम जनरेशन ऑफ ईवे बिल, कुछ केसेज है जिनके लिए ईवे बिल बनाने की जरूरत नहीं होती है। वो कौन कौन से केसेज है जिनके लिए ईवे बिल बनाने की जरूरत नहीं होती, वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ना बेटा,
एग्जम्पशन फ्रॉम जनरेशन ऑफ ई वे बिल का मतलब है कि वो केसेस जिनमें ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो कौन कौन से केसेस है जिनके लिए ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, ई वे बिल नहीं बनेगा, वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी पहले सुनाऊंगा जिससे आपको सारा का सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। बराबर, जरा ध्यान से समझना। ये देखो नेपाल और भूटान आपको दिख रहा है। नेपाल और भूटान से हमारे यहाँ पर गुड्स आया, ट्रांजिट कार्गो के थ्रू गुड्स आता है और ये आता है पोर्ट पर। बराबर है, ये पोर्ट है, मुंबई पोर्ट पर माल आया, बाय एयर वगैरह आया होगा, ये मान के चलो। मुंबई पोर्ट पर माल आ गया। अब मुंबई पोर्ट से एयर फ्रेट स्टेशन माल भेजा जाता है। बराबर है, तो ये मुंबई पोर्ट से एयर फ्रेट स्टेशन माल जा रहा है। एयर फ्रेट स्टेशन हमारा मान लेते हैं दिल्ली के अंदर है, तो एयर फ्रेट स्टेशन पे माल गया दिल्ली में। बराबर है, एयर फ्रेट स्टेशन पे माल पहुंच चुका है, बट ये एयर फ्रेट स्टेशन में माल गया कैसे? भाई मुंबई से एयर फ्रेट स्टेशन पे भेजा गया बुलक कार्ट, जो बैलगाड़ी होती है उसके थ्रू गया। ये बैलगाड़ी दिख रही है, ये मुंबई पोर्ट से एयर फ्रेट स्टेशन, दिल्ली में जो एयर फ्रेट स्टेशन है वहाँ पे माल लेकर के गया। जो इनलैंड कंटेनर डिपो एयर फ्रेट स्टेशन होते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे माल लेकर के गया। ओके, अब दिल्ली में देखो ये सरकार आई माल ले जाने के लिए। गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट या गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, वो गुड्स को लेकर के जाती है यहाँ से। जब वो गुड्स को लेकर के जा रही है, गुड्स को लेकर के जा रही है गवर्नमेंट, बराबर है, और वो उस गुड्स को डिफेंस को भेजेगी। तो गवर्नमेंट ने गुड्स लिया और ये देखो डिफेंस से नीचे डिफेंस को माल भेजा जा रहा है। बराबर है, आपको पता है इसमें कौन सा माल है? ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई या शेड्यूल फर्स्ट के शेड्यूल थर्ड के आइटम या नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। बराबर, मिलिट्री वगैरह को वाइन विस्की वगैरह जो अल्कोहल वगैरह भी भेजे जाते हैं, जरूरत होती है जो ठंडे एरिया में रहते हैं उन लोगों को, ये याद रखो। तो कौन? नॉन टैक्सेबल गुड्स भेजेंगे। और जब वहां पर माल की डिलीवरी दे दी गई तो कंटेनर पूरा पूरा खाली हो गया, एम्प्टी कंटेनर वापस आ जाता है दिल्ली। तो ये देखो एम्प्टी कंटेनर वापस दिल्ली आ रहा है। बस यही सब इसके अंदर है। मतलब जितने भी नाम मैंने लिए हैं, याद रखना, उनके लिए ई वे बिल जनरेट नहीं होता है। कैसे, मैं समझाता हूँ, इधर देखना, एक एक पॉइंट चलते हैं। हमारा जैसे पॉइंट था फर्स्ट, नेपाल भूटान ट्रांजिट कार्गो जो होता है, चाहे हम नेपाल भूटान माल भेज रहे हो या वो हमारे को भेज रहे हो, वो उसके लिए ई वे बिल जनरेट नहीं होता है। दूसरा, अगर पोर्ट से माल इनलैंड कंटेनर डिपो में लेकर के जाते हो, बराबर, इनलैंड कंटेनर डिपो में, वो तो उस पर कभी भी जीएसटी, उसके कभी भी ई वे बिल जनरेट नहीं होता है। बराबर है। तीसरा, नॉन मोटराइज कन्वेंस। अब देखो माल किसके थ्रू गया? नॉन मोटराइज, मतलब जो मोटर वगैरह नहीं हो, तो इसका मतलब बुलक कार्ट वगैरह जो बैलगाड़ी वगैरह उसके थ्रू गया, उनके लिए ई वे बिल जनरेट नहीं होता है। थर्ड, इनलैंड कंटेनर पोर्ट से इनलैंड कंटेनर डिपो गया या इनलैंड कंटेनर डिपो से पोर्ट आता है माल, या एयरपोर्ट से एयर फ्रेट स्टेशन है, एयर फ्रेट स्टेशन से एयरपोर्ट माल जाता, मतलब वाइस वर्सा, तो कभी भी ई वे बिल जनरेट नहीं होता है। उसके बाद गवर्नमेंट अगर बाय रेल माल को कहीं पे भी बेचती है तब कभी भी ई वे बिल जनरेट नहीं होता है। तो ये हो गया आपका फोर्थ। फिर उसके बाद अगर डिफेंस को कोई भी माल दिया जा रहा है या डिफेंस किसी को माल देता है, बराबर है, उस केस में कभी भी ई वे बिल जनरेट नहीं होता है। बराबर है। उसके अलावा कोई एग्जेम्प्टेड सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई या शेड्यूल थर्ड के जो आइटम्स होते हैं उनके लिए ई वे बिल जनरेट नहीं होता है। तो अभी तो शेड्यूल थर्ड में ऐसा कोई गुड्स है नहीं, ऐसे कोई आइटम्स है नहीं, बट इन फ्यूचर में अगर शेड्यूल थर्ड में कोई गुड्स वगैरह इंक्लूड किए जाते तो उनके लिए ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं होगी। ओके, तो अब इधर देखो, ये सब एक कहानी के थ्रू मैंने बताया ताकि आपको याद रहे। अब वही सब चीज़ें एक बार रीड कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहला, कोई भी ऐसा आइटम जो एनेक्सर्स 1 में लिखा हुआ है उनके लिए ई वे बिल नहीं बनता है। बाई नॉन मोटराइज कन्वेंस, जो हमने बैलगाड़ी देखी थी यहाँ पे डायग्राम में। दूसरा, फ्रॉम द कस्टम्स पोर्ट, एयरपोर्ट या एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स एंड लैंड कस्टम स्टेशन टू इनलैंड कंटेनर डेपो या कंटेनर फ्रेट स्टेशन, जिसको एयर फ्रेट स्टेशन भी बोलते हैं, और वाइस वर्सा, तो उस केस में ई वे बिल जनरेट नहीं होता है। ट्रांजिट कार्गो फ्रॉम नेपाल और टू नेपाल, बराबर, या भूटान। दूसरा, अप टू डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस और वेंगमैन और टू वेंगमैन ब्रिज और वाइस वर्सा। ये मैंने कवर नहीं किया ऊपर, ये आपको अलग से याद रखना है। ये क्या होता है मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरी फैक्ट्री है और फैक्ट्री से मेरे को माल दिल्ली भेजना है, ये मेरी फैक्ट्री मुंबई में है, तो मुझे इस माल का वजन करना पड़ेगा। तो उसके लिए वेंगमैन ब्रिज बने होते हैं। वेंगमैन ब्रिज जो होता है उस पर ट्रक जाकर के खड़ा हो जाता है। एक ट्रक मेरा निकला मेरी फैक्ट्री से और इस वेंगमैन ब्रिज पे खड़ा हुआ, ताकि मालूम चले कि इस ट्रक का वजन कितना है। बराबर। तो पहले खाली ट्रक खड़ा किया जाता है, खाली ट्रक का वजन मान लो 1000 किलोग्राम से, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल 1000 किलोग्राम से, फिर इस ट्रक को माल से भर करके वापस खड़ा किया जाता है यहाँ पे। उस वक्त 10,000 किलोग्राम वजन हुआ, तो मतलब 9000 किलोग्राम गुड्स है उसके अंदर।
तो यूँ वेट किया जाता। तो ये जो वेंगमैन ब्रिज होता है, मेरी फैक्ट्री से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 20 किलोमीटर है तो उसके लिए ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, बराबर है। नेक्स्ट, एग्जम्प्टेड गुड्स बट एक्सेप्ट डी ऑयल्ड केक। डी ऑयल्ड केक जो होता है ये डी ऑयल्ड केक है, बराबर है। तो इसका ट्रांसपोर्टेशन अगर होता है, बराबर है, उस केस में ई वे बिल जनरेट होगा, भले ये एग्जम्प्टेड गुड्स है। बट इनके अलावा बाकी सारे एग्जम्प्टेड गुड्स के लिए याद रखना ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं होती। नॉन टैक्सेबल गुड्स लाइक पेट्रोल, नेचुरल गैस, अल्कोहल वगैरह, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए ई वे बिल जनरेट नहीं होता है। जो शेड्यूल 3 में गुड्स कवर है उनके लिए ई वे बिल जनरेट नहीं होता। अगर गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी वो कंसाइनर है, मतलब वो गुड्स भेजते हैं, गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी वो माल भेज रहे हैं बाय रेल, तो ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं। बट रेल के अलावा किसी और मोड से गवर्नमेंट ने भेजा तो ई वे बिल जनरेट होगा। मूवमेंट ऑफ गुड्स कॉज्ड बाय डिफेंस फॉर्मेशन, डिफेंस के लिए कोई गुड्स भेजा जा रहा है, डिफेंस वाले भेजते तो उस केस में ई वे बिल जनरेट नहीं होता। एम्प्टी कार्गो या कंटेनर, ये एम्प्टी सिलेंडर वगैरह, उनके लिए ई वे बिल जनरेट नहीं होता है, बराबर है। तो ये कुछ गुड्स है जिनके लिए ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं होती है। ना फ्रेंड्स, रूल 138 ए क्या बोलता है? रूल 138 ए, डॉक्यूमेंट्स एंड डिवाइस टू बी कैरिड आउट बाय पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस। ये जो है हम पढ़ने वाले हैं डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन। जब कभी भी कोई भी गुड, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है तो उसे मैं सब चीज़ें कवर कर लेता हूँ। मैं एक जीटीएम गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हूँ, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। ये जो भाई साहब है मिस्टर एक्स, मैं इनका माल लेकर के दिल्ली जा रहा हूँ। अब मेरा ट्रक इनका माल लेकर के जब दिल्ली जा रहा है तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपने साथ में रखने होंगे? तो सबसे पहली चीज़, अगर कोई इन्वॉइस है तो वो इन्वॉइस मुझे अपने साथ में रखना होगा, क्योंकि मैं पर्सन इंचार्ज हूँ व्हीकल का। दूसरा, या अगर एग्जम्प्टेड सप्लाई तो बिल ऑफ सप्लाई अपने साथ में रखना होगा। डिलीवरी चालान अगर है तो डिलीवरी चालान रखना होगा। ई वे बिल की कॉपी मुझे अपने साथ में रखनी होगी। ई वे बिल जरूरी नहीं है कि फिजिकल फॉर्म में हो, अगर ई वे बिल फिजिकल नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तब भी चलेगा। या मैप्ड टू ए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, वो मैं अपने ट्रक पे लगा कर रखूंगा। ये क्या होता है बेटा, ध्यान से सुना। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस जो होता है, एक डिवाइस होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। ये देखो, ये जो डिवाइस होता है वो ट्रक के ऊपर लगा दिया जाता है, बराबर। ट्रक के आगे ऐसी जगह पे लगा दिया जाता है, उसमें सारी डिटेल फिल रहती है। अब जब मेरा ट्रक जाता है तो क्या होता है कि जैसे ही ये चेक पोस्ट आई, चेक पोस्ट के वहां पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस रीडर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस रीडर लगे होते हैं। वो क्या करते हैं, ऑटोमेटिक चेक कर लेते हैं कि सारी डिटेल प्रॉपर है या नहीं है। अगर कुछ डाउट होता है तो ट्रक को फिर साइड में रोक करके इंस्पेक्शन किया जाता है, अदरवाइज ट्रक निकल जाते हैं। इससे क्या होता है कि ट्रैफिक जाम नहीं होता और चीज़ प्रॉपरली होती जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा कि जब टोल नाका वगैरह होता है, वहाँ पे टोल वाले टोल कलेक्ट करते तो ट्रैफिक कितना ज़्यादा बढ़ जाता है कई बार। तो आजकल क्या फास्टैग सिस्टम लगा दिया उन्होंने, बराबर है, ताकि फटाफट वहाँ पे मशीन लगी हुई रहती है, वो फटाफट जो है गाड़ियाँ क्लियर होती रहती हैं। इन केस ऑफ ई इनवॉइस, अगर ई इनवॉइस है एंड द क्यूआर कोड हैविंग एन एम्बेडेड इनवॉइस रेफरेंस नंबर इन इट may be produced electronically for verification by the proper officer in lieu of physical copy of such tax invoice। फिजिकल कॉपी नहीं है तो आप क्या करोगे, जो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस है वो आप सबमिट कर दोगे, क्यूआर कोड उनको दे दोगे, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस भी आप दिखाओगे, तब भी आपका काम हो जाएगा। जरूरी नहीं कि फिजिकल कॉपी आपके पास में हो, अगर केस ई इनवॉइस का है तो। ई इनवॉइस का केस नहीं है तो फिर फिजिकल कॉपी होनी चाहिए इनवॉइस की आपके साथ में। ओके, उठाया गवर्नमेंट ने। अब आते हैं आगे, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कन्वेंस। वो जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस रीडर होता है उसके थ्रू वेरिफिकेशन होंगे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स। अगर वो नहीं लगा हुआ कहीं पे तो प्रॉपर ऑफिसर बाकायदा ट्रक को रोक करके चेक कर सकता है, बराबर है, इंस्पेक्शन कर सकता है, वेरिफिकेशन कर सकता है, सारे डॉक्यूमेंट चेक कर सकता है। बट याद रखना, ये जो फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह ये कौन करेगा, वही प्रॉपर ऑफिसर करेगा जिसको कमिश्नर ऑथोराइज करता है, हर कोई नहीं कर सकता, बराबर है। जिसको कौन ऑथोराइज करेगा भाई, कमिश्नर। अब आ जाओ नेक्स्ट, इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स। अब जैसे इंस्पेक्शन कर दिया, ये प्रॉपर ऑफिसर, इन्होंने मेरा ट्रक रोका, इन्होंने इंस्पेक्शन कर दिया। इंस्पेक्शन करने के बाद मैंने आपको बताया था इनको एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, ई वे बिल 03 फॉर्म में इनको एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। वो जो रिपोर्ट इनको सबमिट करनी पड़ती है वो 24 आवर्स के अंदर सबमिट करनी पड़ेगी। बट वो फाइनल रिपोर्ट नहीं है, वो अभी जो है वो एक समरी रिपोर्ट होती है। फाइनल रिपोर्ट इनको बाद में सबमिट करनी पड़ती है, वो विद इन 3 डेज के अंदर सबमिट हो जानी चाहिए इंस्पेक्शन के, बराबर है। फिजिकल वेरिफिकेशन हैज बीन डन ड्यूरिंग ट्रांजिट एट वन प्लेस। अगर मान लो कि मेरा ट्रक मुंबई से दिल्ली जा रहा है, बराबर है, और मेरे को गुजरात में फिजिकल वेरिफिकेशन हो चुका है, और फिर मेरा ट्रक ये गुजरात के बाद ये देखो ये ट्रक निकल करके कहाँ जा रहा है, राजस्थान से ये ट्रक जा रहा है दिल्ली। तो राजस्थान के अंदर या किसी दूसरे स्टेट में मेरे ट्रक का फिर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा। हाँ, अगर कोई ठोस एविडेंस है
जीएसटी ऑफिसर के पास में कि मैंने कोई फ्रॉड किया होगा, तो ही वो रोक करके चेक कर सकते हैं। अदरवाइज एक जगह चेक हो गया तो फिर और कहीं पे चेक नहीं किया जाएगा, फिर सीधा मेरा ट्रक दिल्ली जाएगा। ओके। फैसिलिटी फॉर अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डिटेंशन ऑफ व्हीकल। मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे व्हीकल को 30 मिनट से ज़्यादा रोका जाएगा तो 30 मिनट से ज़्यादा रोकने पे ई वे बिल 04 जो फॉर्म आता है, बराबर है, उसमें मैं डिटेल अपलोड करूँगा। तो वेर ए व्हीकल हैज़ बिन intercepted and detained for a period exceeding 30 minutes, the transporter may upload said information in prescribed form। और prescribed form कौन सा है? ई वे बिल 04। ओके, ये इसका एक एग्जाम्पल है ना। ई वे बिल जनरेशन इज ब्लॉक्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन फाइलर। ये क्या केस है? ये अमेंडमेंट है बेटा, रिसेंटली अभी नया नया आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, जैसे ये भाई साहब है, रजिस्टर्ड पर्सन है, ये रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड है, नॉट कंपोजिशन स्कीम या कंसेशनल स्कीम, रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड है। ये भाई साहब कंपोजिशन स्कीम या कंसेशनल स्कीम में रजिस्टर्ड है। पहले इनकी बात करते हैं। ये है मिस्टर ए। अब मिस्टर ए जो है रेगुलर 2 मंथ से, लगातार 2 महीने से, कॉन्जिक्यूटिव 2 मंथ्स, बराबर है, ये अपना रिटर्न फर्निश नहीं करते हैं, बराबर है। तो जीएसटीआर 3B फर्निश नहीं कर रहे हैं लगातार 2 महीने से, तो फिर ये अगर कोई माल भेजते हैं कहीं पर, इनको ईवे बिल जनरेट करना, तो ये ईवे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। वो ईवे बिल जनरेट करने के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा इनको। ये ईवे बिल जनरेट ही नहीं कर पाएंगे, ट्रक का सॉरी गुड्स का मूवमेंट रुक जाएगा इनके, तो उनकी सेल पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इनको क्या करना पड़ेगा? अपना रिटर्न फर्निश करना पड़ेगा, बराबर, वो जरूरी है। केस नंबर टू, अगर इन्होंने जीएसटीआर 1, ये तो हो गया जीएसटीआर 3B की बात की, अगर इन्होंने जीएसटीआर 1 फर्निश नहीं किया, बराबर है, लगातार 2 महीने से या 2 क्वार्टर से, 2 मंथ्स और 2 क्वार्टर्स, जब 1.5 करोड़ से कम का टर्नओवर होता है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर नहीं होता, तो उस केस में क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फर्निश होता है। तो उस केस में अगर 2 क्वार्टर से इन्होंने जीएसटीआर 1 फर्निश नहीं किया या जीएसटीआर 1 मंथली फर्निश करते, 2 महीने से फर्निश नहीं किया, मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव वर्ड पे ध्यान देना, तो उस केस में भी ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते, ब्लॉक है। बट मान लो ये कंपोजिशन स्कीम या कंसेशनरेट स्कीम में है, तो ये क्वार्टरली जो है 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर से जीएसटी सीएमपी 08 जो पेमेंट स्टेटमेंट होता है वो अगर फर्निश नहीं किया, बराबर है, तो उस केस में ये भी ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते हैं। ओके, चलो ये ब्लॉक करने की चीज़ थी। नवंबर 20 में अगर आप एग्जाम दे रहे थे तब, या जैन 21 में उसमें ये पढ़ा गया था कि ई वे बिल को ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर आपने कंटिन्यूसली 2 रिटर्न फर्निश नहीं किए तो, 2 महीने के। ओके, कंपोजिशन स्कीम हो तो 2 क्वार्टर का पेमेंट नहीं किया हो आपने, तो आपके क्या कर दिया जाएगा? ई वे बिल जनरेट करना ही ब्लॉक हो जाएगा, आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाओगे। जैसे इधर आ जाओ, क्या था वो मैं बता रहा हूँ पहले, फिर उसमें चेंज क्या हो गया वो बता रहा हूँ। पर्सन अदर देन कंपोजिशन सप्लायर, मतलब अगर आप रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड हो जीएसटी में, कंपोजिशन डीलर नहीं हो, तो आप जीएसटीआर 3B जो रिटर्न है, जो मंथली आपको फाइल करना पड़ता है, वो आप लगातार 2 महीने से फाइल नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब उसके बाद आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाओगे, ऑटोमेटिक ब्लॉक कर दिया जाएगा आपको। फिर आपको गुड्स अगर दिल्ली भेजना है, ई वे बिल बनाना बट नहीं बना पाओगे, तो आप सेल करने में दिक्कत होगी, आपके आगे बिजनेस ट्रांजेक्शन में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि पहले अपने रिटर्न फर्निश करो। दूसरा, जीएसटीआर 1 एनी 2 मंथ्स और क्वार्टर एज केस में भी, बराबर, अगर किसी भी 2 महीने के जीएसटीआर 1 या 2 क्वार्टर के जीएसटीआर 1 आपने फर्निश नहीं किए, बराबर है, तो आपका ई वे बिल ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो या 10(2)A जो पहले नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 था, 10(2)A कंसेशनल रेट स्कीम, उसमें हो, बराबर। अब कंसेशनल रेट स्कीम के लिए जनरली इस चीज़ को अवॉइड ही करना चाहिए हाल फिलहाल, क्योंकि अभी कंसेशनल रेट स्कीम सिर्फ सर्विस पर एप्लीकेबल होती है, गुड्स पर एप्लीकेबल नहीं होती है। बट कई लोग होते हैं जो कंपोजिशन और कंसेशनल रेट स्कीम दोनों का बेनिफिट उठाना चाहते हो, बराबर है। तब इन्होंने क्या बोला, याद रखना कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो आपको जीएसटी सीएमपी 08 ये फॉर्म जो क्वार्टरली आपको फर्निश करना पड़ता है स्टेटमेंट पेमेंट का, वो आपने 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर से फर्निश नहीं किया, पेमेंट नहीं किया, तो आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाओगे। अब इधर देखना, एग्जाम्पल से समझो। मैं मिस्टर एक्स हूँ, ओके, अदर देन कंपोजिशन सप्लायर, रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड हूँ भाई, फेल टू फर्निश जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल का जीएसटीआर 3B मुझे फर्निश करना था 20 मई को, 20 मई की डेट चली गई, मैंने फर्निश नहीं किया, ओके। और मई मंथ का जो था, जो मुझे 20 जून को फर्निश करना था, वो भी मैंने नहीं किया। मतलब देखो, अप्रैल का भी नहीं किया, मई का भी नहीं किया,
ओके, 2 महीने से मैं GSTR 3 भी फर्निश नहीं कर रहा हूँ। तो 21 जून जो ड्यू डेट खत्म होगी उसका अगला दिन 20 जून तक मुझे कर देना था मई वाला भी। तो देखो अप्रैल का नहीं किया मैंने, मई वाला मुझे करना था 20 जून तक, वो भी नहीं किया। तो 21 जून से मैं ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाऊंगा। अब मान लो मुझे माल भेजना है मुंबई से दिल्ली या मुंबई से पुणे, वैल्यू है 1 लाख रुपए से ज़्यादा की, 50,000 से ज़्यादा पे ई वे बिल बनाना पड़ता है। 1 लाख रुपए से ज़्यादा की मेरी, तो ई वे बिल बनाऊंगा, ई वे बिल जनरेट करने की कोशिश करूंगा, जनरेट ही नहीं होगा 21 डे से। तो पोर्टल विल ऑटोमेटिकली ब्लॉक ई वे बिल फ्रॉम 21 जून, सॉरी जनवरी नहीं जून, 21 जून से ब्लॉक हो जाएगा यहाँ पर इस एग्जाम्पल में। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, जून का भी रिटर्न फर्निश नहीं किया, जो 20 जुलाई को करना था वो भी फर्निश नहीं किया। अब देखो तीन रिटर्न फर्निश नहीं किए। अप्रैल का जो मई में करना था, मई का जो जून में करना था, जून का जो जुलाई में करना था। मेरा ई वे बिल जनरेट होना ब्लॉक हो चुका है, 21 जून से ब्लॉक हो गया, फिर भी मैं शांत बैठा हूं। जनरेशन ऑफ ई वे बिल रिमेन ब्लॉक्ड, वो ब्लॉक्ड ही रहेगा। अब मैंने क्या कर दिया, 25 जुलाई को अप्रैल वाला और मई वाला ई वे बिल जो है, सॉरी रिटर्न जो है वो फर्निश कर दिया, अप्रैल और मई का। अब अप्रैल और मई का कर दिया, बट जून का नहीं किया अभी भी। जो 20 जुलाई को फर्निश करना था ना जून का, जून वाला रिटर्न अभी भी फर्निश नहीं किया, 3B मैंने। अब ई वे बिल बना सकता हूं, क्यों? क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव रिटर्न अगर मैं फाइल नहीं करूं तो ब्लॉक होगा। तो अब यहां पे तो एक ही रिटर्न फाइल नहीं हुआ, खाली जून वाला, बाकी अप्रैल और मई के तो मैंने फर्निश कर दिए, मैं ई वे बिल बना सकता हूं। तो पोर्टल विल ऑटोमेटिकली अनब्लॉक ऑन द नेक्स्ट डे बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट पीरियड हैज बीन रिड्यूस्ड नाउ लेस देन 2 मंथ्स। अब इधर देखना बेटा, ये था अमेंडमेंट नवंबर 20 एंड जैन 21 के एग्जाम के लिए। अब इसमें चेंज किया गया, इधर आओ, रिस्ट्रिक्शन शेल नॉट अप्लाई ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 20 मार्च 2020 टू 15 अक्टूबर 2020। ये क्या कहना चाहते हैं, ये जो रिस्ट्रिक्शन अभी ऊपर मैंने आपको बताई है ई वे बिल जनरेट करने की, वो 20 मार्च 2020 जब लॉकडाउन लगा था से लेके 15 अक्टूबर 2020 तक अगर किसी भी पर्सन ने GSTR 3B फाइल नहीं भी किया, चाहे 2 महीने 3 महीने 4 महीने के भी नहीं किए, तब भी वो ई वे बिल जनरेट कर सकता है, बराबर। उस पर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं किए जाएंगे। ये अमेंडमेंट आया, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट कम है, ओके, बट था तो हमने यहाँ पे ये डिस्कस कर लिया बेटा, ओके। तो यहाँ तक आपको किसी को कोई डाउट चीज थी? यहाँ पर बेटा ई वे बिल आपका कंप्लीट होता है, ई वे बिल का चैप्टर। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। बट बेटा अगर वीडियो पसंद आया, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो कमेंट भी करें ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।